आंदोलन कर रहे हैं। मेरे कपड़े देख के बताइए मैं कौन घुसपैठिया हूँ, आतंकवादी हूँ? ये प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। मैं आपका भाई हूँ और मैं दलित समाज चाहता हूँ। सिर्फ मुसलमान आंदोलन नहीं कर रहा, हम सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। जलते घर को देखने वाले, उसका छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। आज हमारे साथ ख़ास मुलाकात में मौजूद है हमारे मेहमान डॉक्टर आरिफ नासिर भट्ट साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं भीम आर्मी झारखंड की। डॉक्टर आरिफ साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में। तो बिना वक्त ज़ाय किए हमारे कुछ सवाल हैं। आज सभी लोगों को जय भीम और जय मीम और जय भारत। आप सभी को TLJ में स्वागत है और मैं आज इंटरव्यू इकबाल हबीब को देने जा रहा हूँ। इकबाल भाई, तो सर हमारा पहला सवाल, आज मुल्क में UAPA NSA के तहत जी कई सारे एक्टिविस्टों को गिरफ्तार किया जा रहा है। चूँकि आप भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ख़ास तौर पे इसमें देखा ये जाता है कि एंटी CA जो एक्टिविस्ट थे ज़्यादातर, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस पर आप अपना ख्याल दें। देखिए, सरकार आवाज़ दबा रही है। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बोल सकते हैं, तो अलग अलग जो लोग थे, बहुत सारे स्टूडेंट भी थे उसमें और आपके प्रोफेसर्स भी थे, टीचर्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे। तो इन लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं आवाज़ नहीं उठा रही थी और भी लोग आवाज़ नहीं उठा रहे थे। तो इन लोगों ने आवाज़ उठाई। उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद सरकार इनको चिन्हित कर रही है, चिन्हित करके इनको अंदर डाल रही है। अंदर डालने के बाद NSA के तहत इनको कम से कम 1 साल 1.5 साल तक बेल नहीं मिलेगी और उतने दिन में इंसान टूट जाता है। तो बस इनका यही रीज़न है कि अभी कोई प्रोटेस्ट करने वाला बने नहीं और आगे भी लोग जो CA का इन्होंने अमेंडमेंट किया है उसको ये लोग आसानी से पास कर दें। क्योंकि देखिए, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके अपने अपने फॉलोअर्स हैं, हज़ारों में लाखों में फॉलोअर्स हैं। तो वो इनको इनकी आवाज़ को दबा कर इस अमेंडमेंट को आगे बढ़ाएंगे और फिर आप जान ही रहे हैं आगे फिर क्या होना है। नागरिकता दे तो रहे हैं, लेकिन नागरिकता किसको किसको दे रहे हैं ये अभी तक उन्होंने फाइनल नहीं किया है और आगे भी पता नहीं क्या होगा। चूँकि अभी हम लोग देख रहे हैं उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके लिए काफ़ी जो भी रिनोन्ड जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट है, तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। भीम आर्मी की तरफ से इस पर क्या स्टैंड लिया जा रहा है? देखिए, अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई स्टैंड नहीं लिया गया है, लेकिन हाँ, चंद्रशेखर रावण से हमारी बात हुई थी तो वो बोल रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को ये भिजवाया भी है लेटर, और विनय रतन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भीम आर्मी के, उन्होंने भी एक लेटर भिजवाया है इस चीज़ को लेकर, ताकि जो इस तरह के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ जो मतलब बार बार नए नए केसेस जोड़कर NSA और ये जोड़कर उनको सालों तक बंद रखा जा रहा है उसको रोक सके। तो हमने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है इस बात के लिए। चूँकि भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर रावण जी, उन्हें भी उत्तर प्रदेश सरकार ने NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया था। तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चंद्रशेखर ही एक ऐसा लीडर है जिसको बार बार जेल भेजा जा रहा है। ठीक है, पहले भी वो जेल गया, एक बार उनको 1 से 1.25 साल तक बेल नहीं होने दिया गया, उसके बाद फिर 3 महीना 6 महीना इस तरह से मतलब 2-2.5 साल तो वो जेल में ही रहे। बीच में बीमार भी थे, काफ़ी सीरियस बीमार, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उनको सपोर्ट नहीं मिला। हमने बहुत सोशल मीडिया में भी हमें जोर शोर से इस चीज़ को उठाया, लेटर भी भेजा, ह्यूमन राइट्स को भी लेटर हमने भेजा, लेकिन सरकार उनको चाहती है कि वो आगे ही ना बढ़े। ठीक है, जिस तरह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है, आज हज़ारों लाखों में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और हो सकता है करोड़ों में हो। ठीक है, तो और इसलिए क्योंकि वो एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं दैट इज़ कॉल्ड भीम आर्मी। अब भीम आर्मी को आज तक उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करने दिया यूपी से। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप कोई NGO एक संगठन चलाते हैं तो उसको आप रजिस्टर्ड नहीं होने दे रहे हैं। तो हम आज तक अनरजिस्टर्ड हैं, इसलिए
इसलिए चंद्रशेखर भाई ने सोचा कि नहीं, अगर सरकार से लड़ना है तो हमें एक पार्टी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक बहुत मजबूत संविधान से बनती है। इसलिए उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी के नाम से बनाया, क्योंकि उनको लगा था कि कहीं ना कहीं मायावती जी उनको सपोर्ट करेंगी और मायावती जी उनके साथ हर चीज़ में कोलैबोरेट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मायावती जी ने हमेशा उनके बारे में कुछ ना कुछ बोला, बल्कि चंद्रशेखर भाई कभी उनके बारे में नहीं बोलते थे, नेगेटिव उन्होंने कभी बोला ही नहीं, ठीक है। लेकिन मायावती की तरफ से कोई सपोर्ट मिला नहीं, तो इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। और अब क्या है कि अब बहुजन लोग इनकी तरफ से मुड़ रहे हैं, बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के लोग हमारे से जोड़ रहे हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, एमएलए हैं। और चंद्रशेखर भाई आने वाले समय के बड़े नेता बनेंगे, क्योंकि यंग हैं, अभी एज है उनकी, और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो सरकार भी आने वाले समय उनको रोक नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी क्या रोल प्ले करने वाला आने वाले चुनाव में? देखिए, हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, और 100% लड़ेंगे। और देख लीजिए आप, बहुजन में हम लोग सिर्फ दलित को लेकर नहीं चल रहे हैं, एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिम समाज को। आज के समय में मुस्लिम समाज के लिए कोई रहनुमा नहीं है। एक ओवैसी साहब हैं, लेकिन उनका भी हमें समझ नहीं आता है कि ओवैसी साहब किस करवट का बदलेंगे, समझ में नहीं आता। तो हमारे लोगों के लिए एक रहनुमा चाहिए, और हमको लगता है कि वो रहनुमा एक चंद्रशेखर भाई के रूप में हमें मिला है, ठीक है। वो बहुत इज्जत करते हैं मुस्लिमों की, और उनके साथ लोग जुड़ भी रहे हैं, और हर टीम में वो बराबर की हिस्सेदारी, अभी आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी हो, बराबर की हिस्सेदारी मुस्लिमों को दी जा रही है। अभी आप जब भी उनके टीम को उठाकर देखिएगा, तो अगर प्रेसिडेंट दलित है तो महासचिव एक मुस्लिम होगा या उपाध्यक्ष एक मुस्लिम होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो वो मतलब कदम उठा रहे हैं, और मुस्लिम लोग भी उनकी तरफ गोलबंद हो रहे हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ, हमारा एक रहनुमा आया है जो पढ़ा लिखा बंदा है और आगे हमारे लिए कुछ कर सकता है। माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से और भी कोई माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ जुड़ रहे हैं भीम आर्मी से, ऐसा कुछ? बिल्कुल जुड़ रहे हैं, भीम आर्मी से बहुत लोग झारखंड में भी हैं, यूपी में हैं। अगर आप अभी बिहार में बहुत अभी चुनाव होने वाला है, वहाँ पर भी। बिहार में आने वाले चुनाव में क्या भीम आर्मी भी चुनाव के मैदान में उतरने की कोई प्लानिंग है? बिल्कुल, चुनाव में तो 100% उतर रहे हैं, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी का गठन लॉकडाउन से पहले दिल्ली में हो चुका था। तो हमने पहले प्लान किया था कि यूपी में सिर्फ उतारा जाएगा, लेकिन अब हम प्लान कर चुके हैं कि हम बिहार में भी उतारेंगे। और लगातार चंद्रशेखर भाई अभी कम से कम 15 दिन उन्होंने पूरे राज्य भर में प्रोग्राम किया है और रैली निकाली है, और रैली में हज़ारों लाखों की भीड़ भी हुई है, ठीक है। तो ये हम चाह रहे हैं हमारे गठबंधन हो जाए किसी अच्छी पार्टी से, खासकर आरजेडी से हमारे गठबंधन की बात चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। तो मे भी हमें लगता है कि अगर नहीं भी हुआ तब भी हम अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। बिहार में आमतौर पर दलितों का जो वोट बैंक है वो एलजेपी और हम के पक्ष में जाता है, तो क्या इन लोगों का वोट बैंक आप लोग नुकसान पहुंचा पाएंगे इस बार चुनाव में? देखिए, रामविलास पासवान जो है उनके साथ है कि मैं मानता हूं कि वो एलजेपी से जितने भी दलित हैं उनकी तरफ हैं, लेकिन उनको एक मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, वो अचानक पलट जाते हैं, और इस बार भी हमको लगता है वो पलट गए हैं, एनडीए से किनारे हो गए। और अकेले के लड़ने में तो फ़ायदा किसी को नहीं है, लेकिन हमारी सेंधमारी 100% एलजेपी के जितने भी वोट बैंक है उस पर, क्योंकि हमारा भी मेन वही है दलित और मुस्लिम। ऐसा नहीं है, मुस्लिम को की जो वोटर बैंक है, वोट बैंक है, उस पर सेंधमारी नीतीश कुमार भी करते हैं, आरजेडी भी करती है, एलजेपी भी करती है, बीजेपी भी कुछ करती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम दोनों को मिलाकर चलें, और ये हमें लगता है कि हम 3 से 4 सीट्स बिहार में लेकर आएंगे। 3 से 4 सीट बिहार में लेके आएंगे। अभी चूँकि मुल्क में लॉकडाउन के बाद से जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, जीडीपी 23.9% के करीब माइनस में आ गई, और इतनी चीज़ें होने के बाद महंगाई दर काफ़ी बढ़ चुका है, और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला आया, सुसाइड के बाद से जिस तरीके से केसेस ओपन होने लगे, कंगना रनावत का मामला है, आपको क्या लगता है ये सब चीज़ों को गोदी मीडिया जो है, हमारा जो मीडिया है, वो इन सब चीज़ों को सामने किस वजह से ला रहा है? देखिए, एक चीज़ तो मुझे समझ में आती है कि बीजेपी के पास स्ट्रैटेजीज बहुत है। वो क्या करते हैं, अचानक एक मुद्दा को उठाते हैं
और उस मुद्दा को जब वो हाइप हो जाता है या अगर वो उनके विपक्ष में नहीं रहता है, विपक्ष में आ जाता है उनके, ठीक है, उनके अगेंस्ट में होने लगता है, तो वो अचानक दूसरा मुद्दा उठा देते हैं, ठीक है। तो कंगना रनावत भी इसी के ऊपर है। अब कंगना रनावत के बारे में अगर बात की जाए तो जिस इंडस्ट्री ने उन्हें बहुत कुछ दिया, आज वो एक बड़ी नामी एक्ट्रेस है और नो डाउट बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छी अच्छी फिल्में की, सुपरहिट फिल्में की। ये चीज़ें उनको फिल्म इंडस्ट्री से मिली। फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार की तरह, और अगर फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें सारा कुछ दिया, आज वो उसी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उल्टा सीधा कह रही है। आप जब यहाँ ज्वाइन की थी, आप इंडस्ट्री में नई आई थी, तो यही फिल्म इंडस्ट्री ने आपको सपोर्ट किया था। तो आज उस समय वो लोग ड्रग एडिक्ट नहीं थे, उस समय वो लोग नेपोटिज्म नहीं था, आज सब कुछ स्टार्ट हो गया। देखिए सिंपल सी बात है कि बीजेपी में जाकर वो ज्वाइन करना चाहती है, उसकी मम्मी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी है, और आज ना कर उनको एमपी का सीट मिलेगा या राज्यसभा का सीट मिलेगा और वो जाकर ज्वाइन करेंगी, क्योंकि अब फिल्मी करियर उनका ख़त्म हो गया। मुझे नहीं लगता है कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको अब अपनी फिल्में लेंगे, तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, राजनीति। और आने वाले देखिए, पुराने भी जितने फिल्म स्टार्स हैं सारे राजनीति में जा ही चुके हैं, तो अब इनकी बारी लगता है इनका ख़त्म हो गया करियर, तो अब ये बीजेपी में जाएंगी और राजनेता बनेगी। जिस तरह भी क्या नाम है हमारी डांसर जो है शिल्पा, क्या नाम है शिल्पा, सॉरी सपना चौधरी भी, उनके साथ भी ऐसा हो रहा था, तो वो भी अभी ज्वाइन कर लिए हैं। तो इस तरह से तो होते रहता है, प्रोफेशन इंसान लोग चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने परिवार को ही गाली बकिएगा, अपने परिवार पे ही उंगलियां उठाएगा, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मुसलमानों को ख़ासतौर पे वोट बैंक की तरह देखा जाता है। हर पार्टियां अपने अपने तरीके से मुसलमानों को वोट को रुझान करती है, अपनी तरफ रुझान करने की कोशिश करती है। भीम आर्मी किस तरीके से इस चीज़ को देखता है? देखिए, वोट बैंक तो सभी के लिए एक ही है। आज मेरे लिए भी एक मुसलमान की जो मतलब भीम आर्मी के लिए मैं बोल रहा हूँ, भीम आर्मी के लिए भी एक वोट बैंक है। लेकिन वोट बैंक का मतलब ये है कि आपको उनकी हिस्सेदारी भी देनी है। मैं अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ भीम आर्मी की तरफ से या आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से, तो मेरा एक ही इसमें मंतव्य होना चाहिए कि अगर मुझे वो वोट दे रहे हैं तो मैं उनके बारे में सोचूं, उनके पढ़ाई के बारे में, उनके कामकाज के बारे में, उनके घरों के बारे में। तो मैं अगर नहीं सोचूंगा, सिर्फ वोट बैंक, वोट लिया मैंने और उसके बाद मैं नेता बन गया, बड़ा नेता बन गया, और उसके बाद आज तक तो मुझे नहीं लगा, आज बीजेपी को हम भले कोसते हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो कांग्रेस ने क्या किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी ने क्या किया। मुझे तो कोई पार्टी वैसी दिखती नहीं है जो जिन्होंने मुस्लिमों के लिए काम किया। हम आज भी गरीब हैं, पहले भी गरीब थे, अभी भी गरीब हैं, यही हालात हैं। शिक्षा के मामले में हम लोग हमेशा पीछे हैं, मॉब लिंचिंग हो ही रही है, लड़ाई झगड़े हो ही रहे हैं। हमें बाहर का माना जाता है कि मुसलमान बाहर के लोग हैं, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अरे भैया, आप कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, कैसे कर देंगे? हमने भी खून पसीना बहाया है यहाँ पर, हमने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। तो आप ऐसे अगर सोचिएगा कि हमें दर बदर कर दें, तो ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए, कुछ लोग क्रीमी लेयर के लोग ही हैं जो इंडिया में राज कर रहे हैं, ठीक है, जो 2% 5% के लोग हैं। तो भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं उनका एक ही है, जिनकी जितनी पॉपुलेशन उनको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारा पॉपुलेशन है, मुस्लिम का पॉपुलेशन है, बहुजन का पॉपुलेशन है, आप उनको हिस्सेदारी दीजिए, क्यों नहीं? आज ऊपर लेवल में सारे सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं हमारे तरफ से, आपके क्या नाम है, राष्ट्रपति को छोड़ कर देखा जाए तो बाकी सारे लोग स्वर्ण जाति के। तो ऐसा नहीं होता, हम सबको सपोर्ट करिए, आप मुस्लिमों को भी करिए, दलितों को भी करिए, उनको भी आगे आने दीजिए। आरक्षण आप बंद कर देना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? तो हम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से यही चाहते हैं कि हम बहुजन को साथ लेकर चलें और अपनी सरकार बनाएं। एक सिंपल वर्ड में बताएं, यूथ क्यों भीम आर्मी के साथ जुड़े? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी यूथ हैं, कोई बूढ़े तो हैं नहीं। और अभी जितने भी आपके पुराने लीडर हैं, लालू प्रसाद को ले लीजिए, मायावती को ले लीजिए, मुलायम सिंह को ले लीजिए, ठीक है, आप नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, अमित शाह को ले लीजिए। तो देखिए,
करना किसको है, काम किसको करना है? काम करना है यूथ को। और जितने एक्टिव यूथ होते हैं उतने आपके बुजुर्ग लोग नहीं होते, और आने वाला समय भी यूथ का ही है। आज राहुल गांधी के लोग सपोर्ट में आते हैं क्योंकि वो यूथ है। आज अखिलेश सपोर्ट कर रहा है, काम कर रहे हैं ना। अखिलेश एक अच्छा मुख्यमंत्री साबित हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। उसी तरह आपके क्या नाम है, सचिन पायलट हैं, या फिर बाकी लोग हैं, क्या नाम है, और भी अब्दुल्ला साहब हैं। तो बहुत सारे यंग जो पॉलिटिशियन हैं वो लोग आगे, शशि थरूर हैं, वो लोग आगे आ रहे हैं, और उनकी सोच भी अलग है। वो लोग धार्मिक सोच नहीं रखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि इंडिया की तरक्की कैसे हो, और हमें इंडिया की तरक्की से मतलब है। हमें इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं, किनको भगाना है, किनको रखना है। मंदिर मस्जिद यही सब काम यहाँ पर हो रहा है जो हमें नहीं करना। चंद्रशेखर भाई कभी मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते। उनको करना है कि बहुजन को एक करो, उनकी हिस्सेदारी उनको दो। इसलिए लोग हमारे साथ जुड़े, और हम उनको बाकायदा एक अच्छा मौका देंगे, और एक कैंडिडेट में अगर वो जीतते हैं तो अच्छी बात है, सरकार में आएंगे। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर आरिफ नासिर भट्ट साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने ख़यालात का इजहार किया हमारे सामने, हमारे पास, और तमाम सवालों का बड़े ही संजीदगी से और बड़ी आसानी से जवाब दिया। आरिफ भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी पार्टी और अच्छा काम करे आने वाले चुनाव में, और आगे से आगे बढ़े। द लोकल जर्नलिस्ट की ये कोशिश रहती है कि वो अलग अलग पर्सनालिटीज़ को सामने लाए और उनके ख़यालातों से आपको रूबरू करवाएं। अब आप हमें इजाज़त दें। आप द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.